हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अर्पित में। आइए अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1786 ईस्वी में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसे धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस किसने लिखा था? पॉल एन सैमुएल्सन ने लिखी थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखा था? जे एम किन्स ने लिखा था। नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस ने किसने लिखा था? एल रॉबिन्स ने लिखा था। हाउ टू पे फॉर द वॉर किसने लिखा था? जे एम किन्स ने लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा था? अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थशास्त्र को तीन भागों में बांटा जाता है: विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकसनशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं: सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत, उत्पादन एवं उपभोग का उच्च स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर बचत, विनियोग, इन्वेस्टमेंट का उच्च स्तर विकसित अर्थव्यवस्था कहता है। पूंजी निर्माण का उच्च दर तथा निम्न जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि विकसित अर्थव्यवस्थाएं वाले देश है। हमारा देश तो आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी मनाऊं कि दुख ये समझ नहीं आ रहा। एक तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ऊपर से हमारा देश सबसे फर्स्ट लाया है जनसंख्या में। बच्चे पैदा करने के मामले में हम जनसंख्या में फर्स्ट पे आ चुके हैं, चीन को भी पछाड़ के। सोचो, कोई देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां भाग है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। सोचो उसमें बेरोजगारी कितनी है। सरकार का भी दोष कहाँ है? आप ये बताओ, सरकार भी कहाँ से इतना रोजगार उत्पन्न करे? अब ये मान लो एक सुअर का कोई बेड़ा है, जो सुअर होते हैं उसमें बेड़ा, सुअर के जो बेड़े होते हैं उसमें सैकड़ों हजारों सुअर, सबको तो नहीं दिया जा सकता ना। अब उसमें सुअर ही 10 हो और रोजगार तुम्हारे पास 15 हो तो सबको मिल सकता है। बेरोजगारी दर बहुत निम्न है, रोजगार दर बहुत निम्न है और बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। मतलब सोचो कि अगर 100 नंबर की अगर कोई वैकेंसी आ जाए ना तो उस पर 2 से 3 लाख या 10 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। बस हम भी इस चीज के मारे हुए हैं। अब कोई लड़का समझ लो, उसे इतना पढ़ना पड़ेगा कि मतलब कि उसे लगेगा कि मैं ही सर्वज्ञाता हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, तब तो उसकी रोजगार रखा हुआ है। उस 1000 लोगों को चीरते हुए उसने अपनी एक स्थान उसने बना लिया, तब तो वो रोजगार रखा हुआ है। वरना निम्न और एवरेज वर्ग के लड़के जो हैं वो कहाँ रोजगार सृजन कर पाएंगे, कहाँ उनको मिल पाएगा? सरकार भी कहाँ से इतना रोजगार लाए जब लोगों को अपने भावनाएं या पॉपुलेशन पे ही कंट्रोल नहीं है? तो या तो सरकार फिर वही इंदिरा गांधी वाला करा दे, नसबंदी ही करा दे, या तो सरकार ही गिर जाएगी अगर ये करा देगी तो। उतना रोजगार उसके पास भी नहीं है। लोगों को ही समझना होगा, लोगों को ही जागरूक होना होगा कि भाई हमें बच्चे कम पैदा करना है, 2 ही बच्चे रखो यार। ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे करेंगे तो एक बच्चा नहीं खिलाएगा तो दूसरा बच्चा खिलाएगा, दूसरा नहीं खिलाएगा तो तीसरा खिलाएगा। इस साला सोच में ना कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं। आने वाले टाइम को सोच के डर लगता है यार। हम लोग की हालत है तो हमारे बच्चे, मान लो कि हम लोग शुरू से उनको ट्रेंड नहीं कर पाए तो बच्चों की क्या हालत होगी? कहीं ना कहीं जागरूकता हम लोगों में ही चाहिए, कहीं ना कहीं जागरूकता लाना चाहिए। अब ये कम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक 10 की वृद्धि की या फिर 10 साल बाद अगर सब लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए 5-6 सालों में, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि हम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
जनसंख्या वृद्धि दर में, और किसी में नहीं। एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि विश्व में अगर 100 लोग पॉर्न देख रहे हैं तो उसमें से 76 से 80 लोग भारत के हैं। सोचो। और सब हिंदू मुस्लिम किए हुए, किसी को ये चीज नहीं दिख रही। सबके सब लोग हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तो भाई ये देख कौन रहा है, ये बताओ तुम, ये देख कौन रहा है? तो और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, ये रिपोर्ट जो रिपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बना रही हैं, ऐसे ही नहीं बना रही हैं। ऐसे ही वो नहीं कह दा रही कि 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोगों में से 80 लोग भारत के हैं या 70 लोग भारत के हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? आज जाके देखो गांव में चाहे कहीं भी, एक निम्न वर्ग का जो लड़का है, अगर उसके घर में रोजी रोटी चल रही है तो उससे तुम कुछ पूछ लो उसको नहीं आएगा। लेकिन उसे पॉर्न, सिगरेट, दारू, ये सब पूछो उसे सब आता है, उसे सब पता है। आजकल हम लोग तो खैर नहीं यूज किए, लेकिन आजकल जो जनरेशन है वो हम लोगों से जो छोटी जनरेशन है हमारे गांव में, उस जनरेशन के सारे बंदे वो सिगरेट पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, अच्छे अच्छे लड़के। तो ये सब कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ से ये सब हो रहा है? भाई मैच्योरिटी लानी होगी सबको, अपने माँ बाप को सोचना होगा, सबको सोचना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मेरा मेरा पास एक ही लड़का है, अगर वो बिगड़ गया तो क्या होगा। भाई आपको उनको शुरू से ही बना के रखो तो कैसे बिगड़ जाएगा यार वो। आप एक लड़के के चक्कर में, आप अपने अपने जीवन के चक्कर में, अपने लोग के चक्कर में आप 10 बच्चे पैदा कर ले रहे हो, वो 10 के 10 बेरोजगार रह जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से होगा? आपको ये बात सोचनी होगी ना। और मैं आप लोगों को ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य हम ही लोग हैं, दूसरे नहीं है। कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो हम लोग ही हैं। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, उत्पादन एवं उपभोग का निम्न स्तर, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। देखो मैं यही बात कर रहे थे, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, पूंजी निर्माण का वृद्धि दर, ये सब जो ये जो है ना उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, अगर ये बढ़ गया तो सब घट जाएगा भाई साहब, कुछ नहीं रह जाएगा। कृषि पर निर्भरता कहाँ रह गई है? एक बाप, किसी में कोई मतलब एकता तो है नहीं। एक बाप मर रहा है, उसके 4 बेटे हैं, तो जो खेत 1 बीघा है तो वो 4 भागों में बढ़ जा रहा है। अब उन 4 भाग जो एक सबके भाग में जो 4-4 मिला, अब उन 4-4 में से जिसके जितने बेटे हैं उसमें बटेगा। तो भूमि भी कहाँ रह रही है, वो तो बढ़ते हुए जा रही है ना। ये चीज समझनी होगी। कृषि पर निर्भरता, अशिक्षा तथा बेरोजगारी आदि, जैसे युगांडा, बुरुंडी, नमीबिया, अफ्रीकन देश आदि। हम भी उनमें हैं लेकिन दिखा नहीं रहा साला। नेक्स्ट पढ़ेंगे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जहां अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताएं तो पाई जाती हैं, लेकिन इनमें विकासशील देश होने की अपार संभावनाएं भी मौजूद रहती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत, चीन, ब्राजील आदि देश। भारत इसमें भले ही है लेकिन आने वाले टाइम में देखना वो निकल जाएगा इससे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है तथा उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा रूस तत्कालीन सोवियत संघ में वर्ष 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद नजर आई। बोल्शेविक क्रांति के बाद नजर आई। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की स्वामित्व के साथ साथ विद्यमान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों को दोहन से
प्राप्त होती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वनिक आदि, ये प्राथमिक होती हैं। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर जो होते हैं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अपनी गतिविधियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जैसे कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र औद्योगिक को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाने वाली परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन, सरकारी प्रशासन, वित्त इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आर्थिक विकास की माप। आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति को ज्ञात करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। आधारभूत आधारभूत आवश्यकताएं, प्रत्यागमन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता, निर्देशांक, प्रत्यागमन। इस विधि में किसी देश के आर्थिक विकास की मापने की उस देश की शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशांक सूचकांक और औसत मान का प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति सामर्थ्य, परचेसिंग पावर ऑफ पार्टिंग। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1993 में किया गया था। विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए वर्तमान में विश्व द्वारा पीपीपी विधि का उपयोग किया जा रहा है। नोट: विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर चीन और अमेरिका है। 1 जुलाई 2021 को जारी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार पर वर्ष 2000 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं रूस के बाद छठा है। अब हम लोग 5वें पे आ गए। यूके को छोड़ दिया हम लोगों ने, यूके को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने अभी कुछ महीने पहले। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित 3 चरों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करता है। शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत 2 आंकड़ों की सम्मिलित किया जाता है: स्कूलावधि की औसत वर्ष, स्कूलावधि की अनुमानित वर्ष। आय का सूचकांक जीवन निर्वाह स्तर का मापन क्रय शक्ति का समता पीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई पर कैपिटा से किया जाता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की। नौरोजी द्वारा 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। कब बताई गई थी? 1868 में प्रति कितने रुपये बताई गई थी? 20 रुपये। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। मई 2019 के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय एनएसओ द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है: साधन लागत या आय विधि, सेकेंड है उत्पादन विधि या व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणा है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का व्यापक अवधारणा है जिसकी गणना हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है: घरेलू उत्पादन एवं राष्ट्रीय उत्पादक। घरेलू उत्पादक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों जिसमें देश भी शामिल होंगे, अर्थात अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के में अर्जित कुल आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। संदर्भित भारतीय संदर्भ में जीएनपी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित विशुद्ध आय। निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट्स एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत व्यवस्थाओं को मूल्य हाथ से घटा देने
पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी माइनस जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यांश। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। भारत में नियोजन। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित है। भारत वर्ष 1951 से वर्ष 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं एवं 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है। भारत में आर्थिक योजना पर सर्वप्रथम चर्चा वर्ष 1934 से प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत का आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्य की स्रोत संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं। नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्धित सूची में उद्धृत है। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। कब की थी? 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1983 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना गांधीयन प्लान तैयार किया। वर्ष 1944-45 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, आदेशीर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, डॉक्टर जॉन मथाई, श्रीराम कस्तूरी भाईलाल तथा एडी श्रॉफ ने भारत के आर्थिक विकास हेतु 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसमें से बॉम्बे प्लान टाटा बिरला योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष श्री अर्देशीर दलाल थे। एम.एन. राय तथा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना के अभिप्रेरित जन योजना द पीपुल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत लिखित भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 में को अपने एक प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि देश में एक आर्थिक योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। इसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना है शरणार्थियों का पुनर्वास, कृषि क्षेत्र में विकास, इसका लक्ष्य था। और लक्ष्य था 2.1%, प्राप्ति हुई 3.6%। हेमरडोमल समृद्धि पर आधारित सामुदायिक विकास। ठीक है। योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ संतुलन, प्राथमिक न्यूनतम समय में खनन के आत्मनिर्भरता के प्रति लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनरुत्थान। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 विकास नीति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारभूत भारी उद्योग के विकास के साथ तीव्र औद्योगिक बल एवं राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसका जो लक्ष्य की प्राप्ति थी 4.50% से थी और प्राप्त इसने किया 4.3%। पीसी महालनोबिस के आधार की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई दूसरे पंचवर्षीय योजना आयोग में, जिसकी योजना कब चली थी? 1956 से 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1961 से 1966 और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने पर बल, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि इसका लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति हुई थी 2.8%। महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल जे सैंडी के
डिमांड स्टेशन मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आयात निर्यात मॉडल पर आधारित खाद्यान्नों के क्षेत्र आत्मनिर्भरता हासिल करना। विफलता का कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1955-56 का सूखा। इसका विफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1965-66 का सूखा। नोट: वर्ष 1966 से 69 के बीच 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया था। देखो, आप लोग ऐसे याद रखना कि तीसरे साल में 3 वर्षीय की योजना बनाई गई थी, 3 वर्ष का अवकाश प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखना तो याद हो जाएगा। चतुर्थ वर्षीय योजना, देखो ये दूसरा वर्षीय कब चला था? 66 में चला था, 3 वर्ष का अवकाश। तो चौथा कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 वर्ष बाद, 66, 67, 69 के बाद। ठीक है, 66 के बाद 3 वर्ष का 69 आ जाएगा। 69 कब से कब चला था चतुर्थ वर्षीय योजना? 1969 से 1974। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, क्षेत्रीय असमानता में कमी, अनुकूलित विकास पर जोर, औद्योगिक को बढ़ावा तथा भारी उद्योग को विशेष बल। और इसकी लक्ष्य था 5.7 और प्राप्ति हुई थी 3.3। गार्डियल योजना तथा लियोनटिप के आयात निर्यात मॉडल पर आधारित 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम 1969 प्रभाव द्वारा रोजगार गारंटी योजना EGS द्वारा वर्ष 1972 से 73 से प्रारंभ। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। इसका जो मूल था वो निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसका लक्ष्य था 4.4 और प्राप्ति हुई थी 4.8। और इसका स्लोगन था गरीबी हटाओ, न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम, प्रारंभ काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ। नोट: 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। 5वीं जो था वो 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण तथा अर्थव्यवस्था का विस्तार, ये कब से कब चला था? 1980 से 1985। और इसका जो उद्देश्य था गरीबी निवारण, प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि। और इसका लक्ष्य था 5.2 और इसने प्राप्ति की थी 5.7। और ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन की विशेष बल, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं यथा IRDP, NREP, IRSYEM, AWACRA, RLEGP आदि लागू छठी योजना के 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कारण से पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना को पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण लक्ष्य में शामिल किया गया। नोट: छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू की गई थी। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के वर्ष के लिए। वर्ष 1978-83 की योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया। अनवरत योजना का श्रेय गुडनार मॉडल को जाता है। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इसका जो स्लोगन था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर और सामाजिक विकास का लक्ष्य था। और इसका जो लक्ष्य दर था 5% था और इसका लक्ष्य प्राप्ति हुई थी 6%। दीर्घकालीन विकास वृद्धि तथा उदारीकरण मॉडल, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ, ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास पर बल। 1 अप्रैल 1990, 31 मार्च 1992 तक 2 वर्ष योजनाएं चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। मानव विकास संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजन करना, जनसंख्या वृद्धि पर। इसका जो लक्ष्य दर था 5.6 था और इसकी प्राप्ति हुई थी 6.8। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, 1535 वर्ष आयु समूह के निरक्षरता उन्मूलन, नियंत्रण, पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक सामाजिक एवं न्याय एवं समझौता के साथ आर्थिक विकास, 6.5 से 5.4। इस योजना के साथ
बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषण आहार, सभी गांवों तथा बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया। राजकोषीय समय सेमकन की नीति लागू की गई। नवी पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई तथा निर्देशात्मक योजना की शुरुआत हुई। हम लोग पढ़ेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की कूटनीति दो आधारभूत तत्वों पर आधारित थी। पहला था विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों के अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हीं पर आगे का विकास करना। विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विगत क्षेत्रों में विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक समृद्धि दर 7.6 थी। यद्यपि यह योजना अपने लक्ष्य से 8% कम रही, तथापि यह इस समय तक का सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ सामंजस्य विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी। इससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास के सभी लाभान्वित हो सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक प्राप्ति 8% हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तीव्र अधिक सामंजस्य तथा धारणी विकास 12वीं पंच योजना का शीर्षक था। यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरे वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में यूरो पर आए ऋण संकट के कारण हुआ था। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 25 मुख्य लक्ष्य थे। आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर की समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि, 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि। प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक मानता उच्चतर औसतन की समृद्धि। नोट: पहली 3 योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद में संवर्धन में किया था। इसके बाद सभी योजनाओं में वह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा। नीति आयोग नीति कमीशन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार के नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक की भांति कार्य कर रहा है। नीति आयोग अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना: अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ये अब नहीं है, कोई और है, मुख्य अधिकारी अमिताभ कांत। ये हम लोग पढ़ेंगे गरीबी का निर्धनता तथा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति नहीं हो सके। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष और निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी वह स्पष्ट कराती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे मापने हेतु दो विधियों का प्रयोग किया जाता है: लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र का गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता की माप से संबंधित है। लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने तथा गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में कोरेडो गिनी इटली ने विकसित किया। निरपेक्ष गरीबी की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु न्यूनतम आवश्यक मानदंड का प्रयोग किया जाता है। निर्धारित किए गए इस न्यूनतम उपभोग मानदंड को निर्धारण रेखा कहते हैं। भारत में गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी निर्धारता के प्रमुख प्रयास दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। गरीबी योजना द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए वर्ष 1989 में
प्रो डी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। योजना आयोग ने भारत में गरीबी का आकलन हेतु सुरेंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1905 में समिति गठन की, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में सौंपी। जून 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना। गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिसके उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा मिले तथा वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 67% आबादी को भोजन की कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को 1 करोड़ अति निर्धन वर्ग के रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत सरकार के 2.5 करोड़ गरीबी अर्थात गरीबी रेखा से नीचे का 38% परिवार को प्रति माह 35 केजी अनाज रियायती दर चावल गेहूं क्रमशः 3 रुपये तथा 2 रुपये पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष मई 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना संपदा सेमेस्ट फॉर एग्रो मैरिंग प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग कंस्ट्रक्टर को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना जिसका 26 मई 2017 को पुनर्निर्माण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होता है। अब हम पढ़ेंगे गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। यहाँ लिखा योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरू हुआ था। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुआ था। जन श्री बीमा योजना 2000 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू हुआ था। अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू हुआ था। जवाहर ग्रामीण ग्राम समृद्धि योजना 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुआ था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू हुआ था। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ था। इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुआ था। द्वाकरा 1982 में शुरू हुआ था। ट्राइसेम 1979 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 254 जिलों में किया गया। वर्ष 2007 से 8 को इसका विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी जिलों में कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का लक्ष्य प्रति ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रदान की तथा इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया। इस योजना का कार्यान्वयन कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय योजनाएं परियोजनाएं। यहाँ भी योजनाएं परियोजनाएं लागू होने की तिथि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को लागू हुई थी। निर्वाचन बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को लागू हुई थी। जल मार्ग विकास परियोजना
3 जनवरी 2018 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को लागू हुई थी। प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय वैश्विक योजना 1 अप्रैल 2017 को लागू हुई थी। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम 14 अप्रैल 2017 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को लागू हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लागू हुई थी। अब लोग पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान कराते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना था। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष शुभारंभ किया। भारतीय कृषि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 55% जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कृषि एवं समृद्धि गतिविधियों में संलग्न है। आर्थिक समीक्षा 2020-2021 के अनुसार चालू कीमतों पर जीवीए में कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-2015 को 18.2% से घटकर वर्ष 2019-20 को एनएसओ द्वारा 2 मई 2020 जारी किए आंकड़ों के अनुसार 17.8% हो गया है। नेक्स्ट है भारत में फसल प्रतिरूप। भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप तथा धातुओं के आधार पर किया जाता है। फसलों के स्वरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त किया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि अनाजों के अतिरिक्त दलहनी फसलों तथा उड़द, मूंग, चना आदि शामिल होती हैं। गैर खाद्यान्न फसलों में तिलहन फसलें, वाणिज्य फसलें, गन्ना, कपास, जूट, बगानी फसलें आदि शामिल की जाती हैं। ऋतु के आधार पर फसलों 3 भागों में रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल में वर्गीकृत किया जाता है। रबी की फसलों की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है जबकि कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी की मौसमी प्रमुख फसलें हैं। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इनमें ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, तिल, मूंगफली आदि प्रमुख खरीफ की फसलें होती हैं। जायद की फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है। इन फसलों में मार्च से जुलाई के मध्य पैदा की जाती है। इनमें तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। भारत में कृषि ऋण से स्रोत। भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों में संस्थागत स्रोत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में विभाजित किया जाता है। संस्थागत स्रोतों में सहकार, सरकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, जमींदार संबंधी आदि आते हैं। तबाकी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है, फसल का कटाई के समय वापस दे दिया जाता है। भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारतीय सरकार सहकारी शाखा समिति अधिनियम 2019 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। भारत में सहकारी शाखा समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पोषण तथा उनका साहूकार के ऋण जाल से संरक्षण हो रहा है। सहकारी शाखा समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी ऋण का ढांचा त्रिस्तरीय है। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी, जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि शाखा समितियां होती है। प्राथमिक कृषि शाखा समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को ऋण प्रदान कराने के लिए निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययी की भावना जागृत करना। नेक्स्ट है जिला सहकारी बैंकों के कार्यों को निर्देशन संविलियन करने का ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना की जाती है। जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं या आम लोगों को ऋण नहीं देते। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान की जाती है। भूमि विकास बैंकों की स्थापना का उद्देश्य
कृषकों को भूमि विकास कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा पुराने ऋणों से मुक्त रहना है। भूमि विकास बैंकों को बंधक रखकर ऋण उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि शाखा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष भर कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक शाखा सीमा का निर्धारण कर दिया गया। किसान उस शाखा सीमा के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना होगा। हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत उपजों के अधिकतर उत्पादन वाले राज्य। यहाँ फसल है, फसल समूह है, राज्य है, अखिल उत्पादन मतलब परसेंटेज। चावल राज्य पश्चिम बंगाल 13.15%, गेहूं उत्तर प्रदेश 30.29%, मक्का कर्नाटक 13.84%, मोटे अनाज राजस्थान 15.35%, दालें राजस्थान 19.41%, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश 18.55%, मूंगफली गुजरात 45.99%, रेपसीड व सरसों राजस्थान 46.28%, सोयाबीन मध्य प्रदेश 45.90%, सूरजमुखी कर्नाटक 54.17%, कुल तिलहन राजस्थान 20.30%, गन्ना उत्तर प्रदेश 50.16%, कपास गुजरात 23.32%, जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल 81.34%। शोध आर्थिक समीक्षा 2022 और 21 के अनुसार। हम लोग पढ़ेंगे भारत में हरित क्रांति। 1960 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। फलतः वर्ष 1966-67 से कृषि क्षेत्र में एक नए तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसमें कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अर्थात अथवा रहित क्रांति की संज्ञा दी गई। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में कृषि क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषकों को हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों को केंद्र सरकार द्वारा कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी व खरीफ फसलों हेतु घोषित की जाती है। कृषि लागत व मूल्य आयोग वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। इसका मुख्यालय दिल्ली में, सभी राज्यों में इसके कार्यालय हैं। 1991 से पूर्व औद्योगिक नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की। 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत भारी उद्योग हेतु सुदृढ़ आधार पर तैयार करना, एकाधिकार प्रवृत्तियों को रोक तथा सेवान्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना था। भारत की तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा प्रस्तुत की गई। 23 जुलाई 1980 को भारत की नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी। नई औद्योगिक नीति नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम है: निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति सुधार नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, वैश्विक व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, सार्वजनिक क्षेत्र नीति। 24 जुलाई 1991 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक
लाइसेंसिंग प्रणाली का न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रणों के नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की नियंत्रण रणनीति अपनाई गई। वर्तमान में केवल 4 उद्योग अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू एवं उसके उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एवं सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और जोखिम वाले रसायन के लिए ही लाइसेंस की अनिवार्यता है। बाकी किसी के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार 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 व्यवहार अधिनियम 1969 को स्थापित कर दिया गया। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेडएस, भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का प्रथम देश है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1965 में कांडला में प्रथम ईपीजेड निर्मित हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में उत्पादन और निर्यात में आ रहे अवरोधों को दूर करना तथा भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना। वर्ष 1905 में सेज अधिनियम 2015 अधिनियमित हुआ जो 10 फरवरी 2006 से प्रभावित हो रहा है। भारत में सार्वजनिक उद्यम, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत मंदिर की संज्ञा दी। भारत में कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। भारत की महारत्न कंपनियां, भारत की महारत्न कंपनियां इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, नेशनल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, भारतीय तेल नियामक आईओसी, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, भारत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी लिमिटेड। नवरत्न कंपनियां, वर्ष 1997 में नवरत्न का दर्जा मुख्यतः 9 कंपनियों के लिए स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में कुल 13 नवरत्न कंपनियां। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ अक्टूबर 1977 में किया गया था। भारत में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है। औद्योगिक विकास और वित्तीय संस्थाएं, भारत में विकास कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेडबी, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। भारत लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में। यह उन सभी संस्थाओं में कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है जो लघु उद्योग में परिवर्तन में जुटे हैं। औद्योगिक विधि के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश की विश्व का मन प्रसिद्ध मैन्युफैक्चरिंग हब मानकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2014 को की थी। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में उद्भव और विकास, भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ। सम्मिलित डेटा के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक स्थापना 1881 में भारतीय द्वारा स्वचालित पहला बैंक था, परंतु पूर्ण रूप से किसी भारतीय बैंक का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है जिनकी स्थापना 1894 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन एंड यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्येक प्रधान कार्यकाल मुंबई में, इसका अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक को 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑशबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख 1 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत की सभी करेंसी नोट 2, 5, 10, 20, 50, 100, 2000 200, 500, 2000 निगमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपए का नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार
करता है। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है। भारत में बैंकिंग, वाणिज्य बैंक का निगमन एवं संचालन भारतीय बैंक विनियम प्राधिकरण अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, पहला बैंक वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला चरण 19 जुलाई 1969 को उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त मुद्रा पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक हैं आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। बैंक के आपस में विलय के तहत विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। ज्ञात है कि अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 सार्वजनिक बैंकों को आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, आंध्र बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। ज्ञात है कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1972 में आरजी सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग द्वारा जून 1975 द्वारा नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% पूंजी केंद्र सरकार द्वारा, 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा, 35% पूंजी प्रवर्तक बैंक द्वारा लगाया जाता है। यार अब हम पढ़ेंगे नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 22 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूह बैंकों को जोड़ने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण भूमिका रही। अन्य प्रमुख संस्था, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम विकास और प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI की स्थापना वर्ष 1964 में लघु वस्तु के म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है नीति के उपकरण, शाखा नियंत्रक, क्रेडिट कंट्रोल। शाखा नियंत्रण की 2 विधियां, इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। परिणात्मक शाखा नियंत्रक, परिणात्मक शाखा नियंत्रण विधि के अंतर्गत शाखा सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो रिजर्व दर, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, संवादित तरल अनुपात। उपयुक्त दरों पर शाखा सृजन के ऋणात्मक संबंध होते हैं। गुणात्मक शाखा नियंत्रक, गुणात्मक शाखा नियंत्रक को संरचनात्मक विधि को भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शाखा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रिया हेतु दिए गए ऋणों को प्रोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर शाखा के प्रभाव से प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके उपयुक्त होते हैं। न्यूनतम सीमा और मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, शाखा मानदंड की निर्धारण, खुले बाजार की क्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में
मुद्रा बाजार वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब 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 बाजार में व्यापक मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है तो खुले बाजार का प्रयोग करती है। वर्तमान मुख्य दरें 15 नवंबर 2021 तक नीति दरें रेपो दर 4.4%, रिजर्व रेपो दर जो नीति दरें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहला है रेपो दर 4% लगता है, रिजर्व रेपो दर 3.35% लगता है, बैंक दर 4.25 लगता है, एमएसपी दर जो लगता है 4.25%, आरक्षित दरें जो है सीआरआर लगता है 4% लगता है, एसएलआर लगता है 18% लगता है। मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने के समानांतर मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह अवस्था है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता और बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। अवमूल्यन। अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार 1949 में हुई थी, 1966 में हुई थी, 1991 में हुई थी। कितनी बार हुई थी? 3 बार हो चुकी है, 1949, 1966, 1991। भारतीय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण और अधिनियम के आधार पर किए गए। सेबी का मुख्यालय मुंबई में जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यकाल कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किए। मुख्य शेयर बाजारों और सूचकांक। स्टॉक एक्सचेंज शेयर सूचकांक। कोरिया के जो शेयर सूचकांक है वो कोस्पी कहते हैं। चीन के शेयर सूचकांक को एसएसई कहते हैं। टोक्यो को निक्केई कहते हैं। ताइवान को टाइकेस कहते हैं। थाईलैंड को सेट कहते हैं। जर्मनी के मिक्स डेक्स कहते हैं। ब्राजील को बोवेस्पा कहते हैं। यूएस को नास्डॉक कहते हैं। सिंगापुर को स्मैक्स स्ट्रेट टाइम्स कहते हैं। मैक्सिको को वोल्सा कहते हैं। इंग्लैंड को एफटीएससी कहते हैं। एफटीएससी 100 कहते हैं। हांगकांग को हैंगसेंग कहते हैं। भारत में प्रतिभूति नेट मुद्रालय। भारत में प्रतिभूति पत्र, मुद्रा, सिक्कों आदि के मुद्रण दायित्व भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। इसकी स्थापना जनवरी 2000 में वित्त मंत्रालय अधीन नई दिल्ली में की गई। सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद मध्य प्रदेश की स्थापना 1968 में की गई। यह मिल विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटी पेपर उत्पादन करता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। भारत में 4 प्रकार बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इस पहला नोट मुद्रालय की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इस मुद्रालय में बैंक नोटों को अलगाव उच्च गुणवत्ता की स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय नासिक स्थापना 1925। प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद स्थापना 1982। हम लोग टकसाल। भारत में 4 टकसालें या जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है वे हैं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा अवस्थित है। भारतीय लोक वित्त बजट। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारी परिषद के प्रथम बजट प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के कृष्णमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। केंद्रीय हम लोग पढ़ते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2013। राजकोषीय समेकन हेतु केंद्र सरकार द्वारा संसद में FRBDM एक्ट 2013 पारित किया गया। हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग। भारत में केंद्र द्वारा राज्यों के मध्य वित्तीय संस्थानों के विभाजन की रूपरेखा तय करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया। अनुच्छेद 280 के नीति प्रावधानों को अनुरूप वित्त आयोग का स्वतंत्र अर्धन्यायिक निकाय के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श करके उनको सुझाव देगा। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। भारत में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था और तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग का गठन की घोषणा
भारत सरकार के राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने के बाद 26 नवंबर 2017 को किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। अब VK सिंह हो गए। वित्त आयोग के विभाजन योग राजस्व की वित्त वर्ष 2021-26 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। कर प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों और विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर एवं अनुपाती प्रतिगामी अधोगामी प्रगतिशील करों में विभाजित किया जाता है। मूल्यानुसार कर वह कर है जो कि वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई परिणाम पर लगाया जाता है। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिनमें कर की दर कर के आधार आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटता जाता है। इस प्रकार के कर पर भार निर्धनों पर संकट पड़ता है। प्रतिगामी करों के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती जाती है। अनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। अनुपातिक करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कर की कुल राशि बढ़ती है। प्रगतिशील कर वह कर है जिनमें आय की वृद्धि के साथ साथ करों में वृद्धि होती है। अधोगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है परंतु एक सीमा के बाद कर की दर में स्थिर हो जाती है। भारत के प्रमुख कर आयकर इनकम टैक्स। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए के एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त आयोग के अनुशासन पर वितरित करती है। नेक्स्ट है नोट। कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता। निगम कर कोऑपरेटिव टैक्स। व्यापारिक कंपनियों और निगमों पर आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर की संज्ञा दी जाती है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है परंतु वह उस कर से भिन्न होती है जो कंपनियों के अधिकांश अपनी आयों पर देते हैं। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। व्यय कर यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों पर लगाया जाता है। उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार वर्ष 1956 में कैल्डोर ने दिया। 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगा परंतु वर्ष 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति पूंजी धन के कुल मूल्य पर प्रति वर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने वाला सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री कैल्डार ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया था। अप्रैल 1916 में इसे समाप्त कर दिया गया। सेवा कर सर्विस टैक्स यह प्रत्यक्ष कर है। भारत में सेवा कर की शुरुआत वर्ष 1994 से 95 की गई थी। वर्ष 1994 में पहली बार टेलीफोन साधारण बीमा स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। केंद्रीय उत्पादक शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उत्पादक शुल्क का प्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों में वितरित किए जाते हैं। उत्पादक शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दोनों ही तरीकों से लगाया था। वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 3 जून के अर्धरात्रि को वस्तु एवं सेवा कर की औपचारिक शुभारंभ संसद भवन में ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु सेवा आपूर्ति पर एकल कर है जिसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर ही लगाया जाता है। समरी है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 8 सितंबर 2016 को अधिनियम हुआ तथा 1 जुलाई 2017 से प्रभाव है इसके तहत किया गया। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ वित्त आयोग स्थापना फिर अध्यक्ष और समयावधि। पहला वित्त आयोग लगा था 1951 से और अध्यक्ष थे केसी नियोगी चला था 1952 से 1957। दूसरा लगा था 1956 में अध्यक्ष थे केसी संथानम और 1957 से 62 चला था। तीसरा लगा था 1960 में अध्यक्ष थे AK चंद्रा
और चला था 1962 से 1966। चौथा चला लगा था 1964 में और अध्यक्ष से पीवी राजमन्नार और चला था 1966 से 1969। पांचवा चला था 1968 और अध्यक्ष से महावीर त्यागी और चला था 1969 से 1974। छठा चला था 1972 और अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी और चला था 1974 से 1979। सातवां चला था 1977 से और अध्यक्ष थे जे एम स्लेट और चला था 1969 से 1984, सॉरी 1979 से 1984। आठवां चला था 1983 और वाई वी चंद्रायन चला था 1984 से 1989। नौवां चला था 1957 एन के टी सॉल्वे 1989 से 1995। 10वां चला था 1992 और अध्यक्ष थे के सी पंत 1995 से 2000। 11वां चला था 1998 और ए एम खुसरो और 2000 से 2005। 12वां चला था 2002 और अध्यक्ष थे श्री रंगराजन 2005 से 2010। 13वां चला था 2007 विजय केलकर और इसके अध्यक्ष समय अवधि थी 2010 से 2015। 14वां चला था 2013 वाई वी रेड्डी और इसके अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी और समय अवधि था 2015 से 2020। 15वां चला था 2017 एन के सिंह 2021 से 2026 तक ही चलेंगे। 15वीं वित्त आयोग की स्तुति वर्ष 2020 से 25 के लिए की थी, लेकिन इस आयोग द्वारा दो रिपोर्ट पेश की गई। प्रथम रिपोर्ट 2020 से 21 और दूसरी रिपोर्ट 2021 से 26 के लिए। अब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य सरकार के कर। व्यक्तिगत आयकर राजगुरु पर कर लगता है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर जो होते हैं व्यक्तिगत आयकर लगता है, संपत्ति कर लगता है, उपहार कर लगता है, पूंजी लाभ कर लगता है, व्यय कर लगता है, निगमन कर लगता है, आस्ति कर लगता है, ब्याज कर लगता है, लाभांश कर लगता है, प्रतिभूल संव्यवहार कर लगता है आदि। और राज्य सरकार के रोजगारों पर कर लगता है, व्यवसायों पर कर लगता है, कृषि आयोग पर कर लगता है, भू राजस्व पर कर लगता है, गैर सरकार सहकारी अंचल समिति पर कर लगता है, होटल संप्राप्तियों पर कर लगता है, पथ पर कर लगता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय उत्पादक शुल्क लगता है, केंद्रीय बिक्री कर पर शुल्क लगता है, सीमा शुल्क पर लगता है, जीव सेवा कर 1994 से 95 का अधिनियम जो थी उस पर लगता है, जीएसटी पे लगता है। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष जो कर है बिक्री कर और व्यापार कर पर लगता है, वाहनों पर कर लगता है, विज्ञापन पर कर लगता है, स्टाम्प पंजीयन शुल्क लगता है, राज्य उत्पादक शुल्क पर लगता है, शिक्षा उपकरण पर लगता है, प्रवेश कर पे लगता है, डीजल पेट्रोल और बिक्री कर पे लगता है। हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी में शामिल कर। केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेटिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार उपकर पर लगता है। राजस्व कर, राज्य मूल्य संवर्धन कर, वैट पे लगता है। बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित और राज्यों द्वारा संग्रहित। चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासित कर, लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर तथा अधिभार एवं उपकार कर। जीएसटी के दायरे से बाहर लगाए रखने वाले कर। मानवीय उपयोगी के लिए नशीली शराब पर कर को जीएसटी से छूट प्राप्त है, जबकि 5 पेट्रोल उत्पादन, परिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस, विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। अब हम पढ़ेंगे विविध। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए। मध्यस्थों, जिम्मेदारों का उन्मूलन, ताशकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 2 हेक्टेयर वाली जोत सीमांत लघु जोत सीमांत, 4 हेक्टेयर वाली जोत सीमांत अर्ध मध्य जोत सीमांत, 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत मध्य जोत, 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कही जाती है। जनवरी 2014 से पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। बाद में MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में कॉफी की कुल उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक से
उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब और मध्य प्रदेश है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान पर दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारतीय हीरा संस्थान IDI सूरत में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र व पश्चिम बंगाल टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य बेंगलुरु शहर है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग था। हम लोग पढ़ेंगे विविध क्रांतियां, प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति फसल एवं बीज उत्पादन से संबंधित है। भूरी धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादक बोर्ड। भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय रबर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1947 में। कोयट्टम केरल में स्थापना मतलब मुख्यालय है। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी और मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 स्थापना गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारतीय मसाला बोर्ड 1987 कोची केरल में हुआ था। भारतीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड 2009 दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास 2006 हैदराबाद में मुख्यालय है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2009 कोलकाता पश्चिम बंगाल में मुख्यालय है। हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख समिति आयोग। महालनोबिस समिति कार्य आय वितरण का आकलन गठन 1960 में हुआ था। खुसरो समिति कार्य था कृषि एवं ग्रामीण शाखा स्थापना 1989 में हुआ था। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान स्थापना गठन वर्ष हुआ था 1968 में हुआ था। सहकारी आयोग समिति केंद्र राज्य संबंध गठन वर्ष 1983 में हुआ था। गाईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार गठन वर्ष 1990 में हुआ था। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुगड़ता 1993 में हुआ था। नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार 1991 में हुआ था। राजा जे चलैया समिति कर सुधार 1991 में हुआ था। जॉन जानकी रमन समिति प्रतिभूल घोटाला 1992 में हुआ था। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित था 1993 में हुआ था। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनः संरचना 1994 में हुआ था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित था 1995 में हुआ था। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित था 1997 में हुआ था। महाजन समिति चीनी उद्योग से था 1997 में समिति था। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन 1997 में हुआ था। वीएस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाखा विस्तार 2000 में हुआ था। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित था 2005 में हुआ था। सच्चर समिति मुस्लिमों को सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति 2005 में हुआ था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन 1993 में हुआ था। डॉक्टर कृति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादन की मूल्य प्रणाली पर सुझाव 2013 से संबंधित था। दोस्तों ये था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक व्यक्ति को तो जोड़ने की जरूर कोशिश